नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। आज हमारे सारे दर्शकों को और पैनलिस्ट को सबको दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। आपका ये पूरा साल खुशियों से बढ़ा रहे और खुशियां बरसती रहें और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सब पर रहे। एक दिवाली तो देश मना ही रहा है, तो उधर ये सवाल भी सबके मन में गूंज रहा है कि 23 नवंबर को दिवाली कौन मनाएगा, नरेंद्र मोदी या फिर राहुल गांधी। 23 नवंबर को महाराष्ट्र झारखंड के विधानसभा चुनावों के रिजल्ट आएंगे। साथ ही यूपी की 9 सीटों समेत 48 विधानसभा सीटों के उपचुनाव और इनके अलावा वायनाड और नांदेड़ लोकसभा के उपचुनाव के नतीजे भी आएंगे। आप सभी जानते हैं कि 4 जून को लोकसभा के नतीजों के बाद मोदी की ही तीसरे टर्म की सरकार बनी, लेकिन विक्ट्री क्लेम की थी राहुल गांधी ने। लेकिन उन्हीं राहुल गांधी को 8 अक्टूबर के हरियाणा नतीजों में निराशा हाथ लगी। हरियाणा में जीत की जलेबी ना खाने के बाद कांग्रेस ईवीएम की बैटरी को कोस रही थी। हालांकि चुनाव आयोग ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज कर दिया है। सवाल पब्लिक का है कि 23 नवंबर के नतीजों में मोदी या राहुल गांधी, किसके राजनीतिक सिक्के पर ज्यादा बड़ा दांव लगा हुआ है। मैं आपको बता दूं कि अब तक की जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में 8 चुनावी सभाएं करेंगे। मोदी की रैलियां पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ, मुंबई, कोंकण, उत्तरी महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में होंगी, जबकि राहुल गांधी 6 नवंबर को महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के नेताओं के साथ रैली में शक्ति प्रदर्शन करेंगे। इस रैली में राहुल गांधी महाराष्ट्र के लिए कांग्रेस की 5 गारंटियां जारी कर सकते हैं। क्या मोदी और राहुल गांधी दोनों अपने अपने गठबंधनों की एकजुटता को कायम रख सकेंगे? क्या यूपी से झारखंड और महाराष्ट्र तक बटेंगे तो कटेंगे के असर का सीजन 2 सामने आएगा? क्या अब की बार के नतीजे मोदी वर्सेस ऑल का फाइनल राउंड है? हरियाणा तो झांकी, यूपी महाराष्ट्र बाकी, किसकी होगी जीत? सवाल पब्लिक का आज यही है। महाराष्ट्र में अब की बार का विधानसभा चुनाव इस मायने में अनोखा है कि इस बार सभी प्रमुख पार्टियों को बड़े सारे एडजस्टमेंट्स करने पड़ रहे हैं। इसकी वजह यह है कि दोनों और के गठबंधनों का समीकरण पहले ऐसा कभी नहीं रहा है। पहली बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को उद्धव ठाकरे के साथ सीटों का गणित बैठाना पड़ा, तो बीजेपी को एनसीपी के अजीत पवार के साथ 288 सीटों वाली महाराष्ट्र में इतना मंथन होने के बावजूद दोनों ओर कुछ न कुछ गांठें अब तक पड़ी हुई हैं। 4 नवंबर तक अगर नाम वापस नहीं होते हैं तो 7 सीटों पर महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के दल एक दूसरे के खिलाफ होंगे। समाजवादी पार्टी ने भी 9 उम्मीदवार अलग से खड़े किए हैं, वो भी एमवीए में फूट डालेंगे। उधर 5 सीटों पर महायुति के दल भी आमने सामने होंगे। सबसे अहम सीट होगी अजीत पवार गुट के नवाब मलिक की। यानी 100 की सीधी एक बात यह है कि दोनों ओर से पेच फंसा हुआ है। इन्हीं हालातों में टेस्ट इस बात का होगा कि नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में कौन बाजी मारता है। बीजेपी के महायुति गठबंधन के लिए एमवीए ने भ्रष्ट युति महाराष्ट्रची दुर्गति का नारा, यानी भ्रष्टाचार के गठबंधन से महाराष्ट्र की दुर्गति हुई, इसका दांव खेला है। उधर जब 6 नवंबर को राहुल गांधी महाराष्ट्र में 5 गारंटियां वाली रैली करेंगे, तो कांग्रेस राहुल गांधी के असर को लेकर क्या दावा कर रही है, आप सुनिए महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का ये बयान। राहुल जी संविधान बचाओ का एक प्रोग्राम नागपुर में ले रहे 6 तारीख को, और शाम को 6 बजे
वो यहाँ आएंगे और यहाँ पे गारंटी कार्ड वो डिक्लेयर करेंगे। इसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी रहेंगे, शरद पवार जी रहेंगे, उद्धव जी रहेंगे। राहुल गांधी की जो है सभाओं को लेकर नंबर्स कुछ अभी डिसाइड हुए हैं सर, जैसे योगी के तो यहाँ पर महाराष्ट्र में 15 से ज्यादा डिमांड अब तक आ चुकी हैं। जितना ज्यादा महाराष्ट्र में आएंगे उतना हमारे महाविकास आघाड़ी को फायदा होगा। राहुल की रैलियों से महाविकास आघाड़ी को फायदा मिलने का दावा हो रहा है, लेकिन जब कांग्रेस पर धोखा देने का आरोप लगाने वाले अखिलेश यादव के साथी अबू आजमी 9 उम्मीदवार मैदान में उतार चुके हैं, तो क्या एमवीए के वोट बटेंगे नहीं? उधर एनसीपी अजीत गुट के उम्मीदवार नवाब मलिक को लेकर महायुति में तूफान खड़ा हुआ है। सुनिए नवाब मलिक के तेवर कैसे हैं। आप अजीत पवार के साथ हो, अजीत पवार देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री शिंदे के साथ हो, क्या आप मुख्यमंत्री शिंदे देवेंद्र फडणवीस के साथ हो या नहीं? ये प्रश्न आपसे पूछा। मैं अजीत पवार के साथ हूँ, विचारधारा के साथ हूँ। विचारधारा के खिलाफ कोई चीज होगी तो उसका विरोध करेंगे। देवेंद्र फडणवीस और मुख्यमंत्री शिंदे के साथ हो या नहीं नवाब भाई, इतना मैं अजीत पवार के साथ हूँ, लोग मेरे खिलाफ हैं। कौन लोग? जो लोग मेरा विरोध कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी, शिंदे सेना, मेरे खिलाफ लोग हैं। मैं अजीत पवार के साथ हूँ, मैं चुनाव लड़ूंगा, जीतूंगा। इन्हीं चुनौतियों के बीच महाराष्ट्र में नरेंद्र मोदी फैक्टर कितना कारगर साबित होगा, इस पर सबकी नजरें टिकी हैं। हरियाणा में बीजेपी की जीत के बाद महाराष्ट्र से लेकर झारखंड और यहां तक के यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन केंद्र सरकार को लेकर नैरेटिव को बनाने या बिगाड़ने वाला हो सकता है। चुनावी क्षेत्रों में बीजेपी के साथ साथ आरएसएस भी अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिव कर चुका है। सबसे ज्यादा दांव महाराष्ट्र पर लगा है। वहां नरेंद्र मोदी की रैलियों की तो बात मैंने की, अमित शाह 20 रैलियां कर सकते हैं, योगी आदित्यनाथ की 15 रैलियां, नितिन गडकरी 40 रैलियां करेंगे, जबकि देवेंद्र फडणवीस 50 रैलियां के साथ चंद्रशेखर बावनकुले की 40 रैलियां भी होंगी। तो आज पब्लिक पूछ रही है सवाल पब्लिक का कि महाराष्ट्र, झारखंड से लेकर यूपी के उपचुनाव तक 23 नवंबर को कौन मनाएगा दिवाली? हरियाणा जैसा हुआ नतीजा तो क्या राहुल गांधी की गारंटियों का दौर खत्म हो जाएगा? और सवाल यह भी है कि 23 नवंबर के नतीजों का असर सिर्फ चुनावी राज्यों तक ही सीमित रहेगा या इसका देश के अन्य भागों पर और नेशनली भी असर पड़ेगा? इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक, अजय वर्मा कांग्रेस के नेता हैं, अनुराग भदौरिया प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, सभा नकवी वरिष्ठ पत्रकार और हर्षवर्धन त्रिपाठी भी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी पैनलिस्ट को और आज हमारे दर्शकों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन सबसे पहले तो यही पूछूंगी अजय वर्मा जी कि राहुल गांधी का सिक्का अप या डाउन हरियाणा के बाद, और जम्मू कश्मीर में भी जो हुआ आपको उमर अब्दुल्ला ने किनारे लाकर खड़ा कर दिया, उसके बाद अखिलेश यादव के तेवर तो आपने उत्तर प्रदेश में देख ही लिए हैं। अब महाराष्ट्र की जीत कितनी जरूरी है और राहुल गांधी बैकफुट पर हैं या फिर एक बार फिर अलायंस पार्टनर्स को कन्विंस कर पाएंगे? देखिए एडिटर इन चीफ महोदया, सबसे पहले तो आपके टाइम्स परिवार को, सबको और पूरे हिंदुस्तान के 145 करोड़ लोगों को दीपावली की और इस पंच पर्व की महाशुभकामनाएं। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। जी जी जी। अब दूसरा मैं ये बताना चाह रहा था कि ना हमारे गठबंधन में कोई भी कमजोरी है, ना हमारा गठबंधन निराश है। हम पूरी मजबूती के साथ, देखिए हरियाणा में हम नहीं चुनाव हारे, हमारा 12% वोट बढ़ा और 6 सीट हमारी आगे आई ज्यादा, तो हम चुनाव जीते। इनकी सरकार थी, इन्होंने रिपीट कर ली, हमने कोशिश करी। लोकतंत्र में 2 लोग खड़े होते हैं तो एक हारता है, एक जीतता है। अब आप आ जाइए बाया इलेक्शंस की बात अगर आती है तो उत्तर प्रदेश में 1 सीट पर चुनाव करा नहीं रहे हैं ये, क्योंकि भगवान श्री राम ने तीर मारा है,
तो घायल हैं, इसलिए अयोध्या की सीट पर ये चुनाव नहीं करा रहे, बाकी सीटों पर चुनाव करा रहे हैं। तो हम 9 की 9 सीटों में हमारा अखिलेश यादव ने लड़ाई पूरी तरीके से लड़ा, हमने मन बनाया था, हमारी रणनीति है कि उनको लड़ा दिया जाए। महाराष्ट्र की लड़ाई में हम लोग 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। ये देश की जनता का, महाराष्ट्र की जनता का, वहां के वोटर्स का, और चूंकि वो वहां का वोटर्स इस महाभ्रष्ट सरकार से, महातानाशाह सरकार से और इनके उससे जहां सरकार तोड़ने का काम करते हो, ठाकरे से शिवसेना को भिड़ा दिया, पवार साहब से अजीत पवार को भिड़ा दिया, तो उन्हें पता है कि ऑपरेशन लोटस से ये लोग तोड़ने का काम करेंगे और इसलिए नहीं करेंगे। तो राहुल गांधी, प्रियंका जी वायनाड से चुनाव जीतेंगी और हम जो चुनाव इन्होंने ईडी और सीबीआई के डर से चाबरान साहब को अपनी पार्टी में दाखिल करके और वॉशिंग मशीन से बीजेपी नामक से साफ करा के धुलवा दिया था, वो सीट भी हम जीतेंगे, नांदेड़ वाली। तो 48 सीटें इस पर हैं और इस पर है क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास एक विजन है, कांग्रेस पार्टी के पास एक, गठबंधन के पास एक फार्मूला है, गठबंधन के पास नीति है, नियम है। और हम झूठ जोर से नहीं बोलते हैं, हम ना झूठ बोलते ना जोर से बोलते हैं। हम ये चाहते हैं कि देश के विकास के लिए, रोजगार के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, छोटे व्यापार के लिए या सबकी अजय वर्मा जी, जीत होती है, हार होती है। जो सरकार नहीं बनाता उसे हारा हुआ ही कहते हैं। तो अब हरियाणा को अगर आप जीत समझते हैं तो ये आपकी खुशी है, और आज के दिन तो मैं किसी से कोई खुशी नहीं छीनना चाहती। लेकिन अजय आलोक जी, जिस तरह से महाराष्ट्र में दिख रहा है, आपको लगता है ये बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए भी? चाहे हरियाणा में आपकी जीत हुई, लेकिन एक तरह से महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है, क्योंकि आपको दक्षिण भारत में तो कोई राज्य नहीं है, महाराष्ट्र कमर्शियल कैपिटल कहा जाता है, सबसे ज्यादा रेवेन्यू टैक्सेस इसी राज्य से आते हैं। तो क्या ये जो पूरी लड़ाई है, चुनावी लड़ाई, इसमें किसका पलड़ा भारी है और किसका दाव ज्यादा भारी है? नविका जी, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को और पूरे देश को दीपोत्सव की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। देखिए नविका जी, भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई चुनौती छोटी या बड़ी नहीं होती। हम हर चुनौती को और हर चुनाव को एक चुनौती मान के ही चलते हैं, और पूरा का पूरा संगठन ऊपर से लेकर नीचे तक हर एक व्यक्ति कार्यकर्ता बन जाता है, नेता कोई नहीं रहता है। तो हमारे लिए सारे चुनावों की गंभीरता एक जैसी है। अब जहां तक रहा हार नहीं मानने का बात, तो ये नई बीमारी आई, उसका क्या कीजिएगा? 99 लेके लोग जीत जाते हैं, प्रधानमंत्री बनने लगते हैं, किसी को छोटा कर देते हैं, सिकुड़ा देते हैं। हरियाणा हार के भी लोग को जीत लगती है कि वोट बढ़ गया, सीट बढ़ गया। तो ये नई बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है, इसी तरह रहेगा अगले 20-25 साल तक। मुझे तो आश्चर्य ये होता है कि आप स्टेक्स हाई कर रही हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी का स्टेक हाई है या राहुल गांधी का स्टेक हाई है। अरे कहां से स्टेक हाई या लो हो गया? स्टेक ही नहीं बचा है। 88 चुनाव, 88 चुनाव ये हरियाणा मिला के राहुल गांधी हार चुके हैं अपने नेतृत्व में, और उसके बाद भी उनको स्टेक्स दिए जाते हैं। ये कमाल की बात है। और लोग लगे हुए कि हाँ राहुल गांधी बहुत अच्छा कर लेंगे, बहुत अच्छा कर लेंगे। महाराष्ट्र में हर हालत में हम 200 पार होने जा रहे हैं। हमारी महायुति की सरकार बनेगी और 200 पार होगा। जो 5 सीटों पर कंफ्यूजन बचा है, वो 1-2 दिन के अंदर वो कंफ्यूजन दूर कर लिया जाएगा, उसमें कोई शक नहीं है। चाहे वो नवाब मलिक से उपजा हुआ कंफ्यूजन हो, चाहे कुछ निर्दलीय खड़े हो गए हैं, तो सबको बातचीत चल रही है, बहुत अच्छे से सब कुछ मैटर सुलझ जाएगा। तीसरी बात यह है कि लोगों ने एक विजन देखा है, एक परिवर्तन का विजन देखा है, और इसीलिए लोग विश्वास कर रहे हैं। मोदी जी में क्यों विश्वास कर रहे हैं? लोग कह रहे हैं डबल इंजन मोदी जी पे क्यों? मतलब कोई मोदी जी की शिकायत करता है तो एक आम जनता चिढ़ने लगती है। उसका कारण है देश में होते हुए बदलाव को लोग देख रहे हैं, और जो आंखें देखती है उसको मानना तो पड़ेगा ना। महाराष्ट्र में अभी 76,000 से देश का सबसे बड़ा पोर्ट खुलने जा रहा है, तो उसको तो लोग मानेंगे ना। जो लगातार अटल सेतु और बाकी कोस्टल रोड्स और बाकी सब चीज बनेंगे, उसको तो लोग मानेंगे ना। वर्ली वाला ब्रिज बना, उसको तो लोग मानेंगे ना। मेट्रो के कितने फेजेस शुरू हो गए, वो लोग मानेंगे ना। नवी मुंबई में नया टर्मिनल आ रहा है, लोग मानेंगे ना। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू जीडीपी। हमारा सीधा मंत्र है, भारत की जीडीपी अगर आज की तारीख में $4 ट्रिलियन हो गई है और 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, उसका बहुत बड़ा रोल है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जो कि मोदी जी ने और हमारे प्रदेश की सरकारों ने किया है। आज उत्तर प्रदेश 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने जा रहा है, लोग मान रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश का बिल्कुल सुधरा हुआ है, लोग मान रहे हैं।
लेकिन अनुराग भदौरिया जी ये तो तय हो गया और आप भी कहेंगे, एडमिट करेंगे कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी और अखिलेश में तलवारें खींची हुई हैं। यूपी में एक भी सीट नहीं दी और उधर महाराष्ट्र में 9 अपने उम्मीदवार समाजवादी पार्टी ने उतार दिए। अब तो कम से कम ये इंडिया गठबंधन हम सब साथ साथ हैं, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, कम से कम ये तो बंद कर दीजिए। क्योंकि क्या हो रहा है इंडिया गठबंधन में, और मैं मानती हूं अखिलेश यादव जी की जो रणनीति है वो सही है। समाजवादी पार्टी को कांग्रेस नीचे खींच रही थी उत्तर प्रदेश में और उन्होंने सही फैसला लिया, लेकिन जिस तरह से चिरकुट और छोटी पार्टी कहा था मध्य प्रदेश में, दोबारा ऐसा कोई ना कहे, कम से कम महाराष्ट्र में ये दिखा दिया। तो कम ये महाविकास आघाड़ी, ये अलायंस बचा है नहीं बचा है, और इसके बाद महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के बाद क्या रहेंगे रिश्ते? देखिए, सुन के तो कष्ट होगा, इंडिया गठबंधन एक है और हमेशा एक रहेगा, मिलकर चुनाव लड़ेगा। इसके लिए अगर कष्ट होता है बीजेपी को तो होता रहे। भारतीय जनता पार्टी, उनका जो गठबंधन है उसके बारे में जब उनके आपस में आमने सामने लड़ रहे हैं, चाहे बांद्रा ईस्ट हो या मानखुर्द हो या अगर चाहे बोरीवली हो, कितनी सीटों बताऊं जो आमने सामने अजीत पवार और इनके जो शिंदे गुट हैं चुनाव लड़ रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे जरा बता दीजिए। अपनी चिंता नहीं करती भारतीय जनता पार्टी, आमने सामने सिर्फ फुटबॉल हो रहा है, लेकिन कमाल की बात है इंडिया गठबंधन की चिंता करती है। और अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे, बड़ा खुश हो जाते हैं, अरे भैया इंडिया गठबंधन की 236 सीटें आई थी और आप 240 सीटें लाके कह रहे हो कि हमने चुनाव जीत लिया। ये तो पहली बार सुनने को मिलता है कि 240 लाख के लोग कहते हैं कि हम पूर्ण बहुमत में आ गए। अरे बैसाखी पे टिके आप पूर्ण बहुमत की बात कैसे कर सकते हो भाई? आप तो सहारे पे टिके हुए लोग हो। दूसरी बात, आप कह रहे थे चुनाव मानेंगे ना लोग? मुंबई के अंदर में सरेआम रोड पे हत्या हो रही है, लोग मानेंगे? इसमें कोई दो राय नहीं है, लोग नहीं मानेंगे लोग की सरेआम हत्या हो रही है, और जहां पे लॉ एंड ऑर्डर फेल हो जाता है वहां पे सरकार हटा दी जाती है। उत्तर प्रदेश में मानेंगे ना लोग? जिस तरह से हत्याएं उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस कस्टडी में हो रही है, क्या मोहित पांडे की हत्या नहीं हुई पुलिस कस्टडी में? जो पानी मांगता रहा, तड़ता रहा, पूरे रात वो थाने में पानी मांगता रहा, मुझे पानी पिला दो, मेरी तबियत खराब होगी, पानी पिला दो। जो सरकार, जो पुलिस वाले पानी ना पिला पाए और उसकी मौत हो जाए और आपके मुंह से शब्द नहीं निकले तो लोग मानेंगे जरूर, इसमें दो राय नहीं है। इसी लखनऊ के अंदर में जब अमन गौतम की डेथ हुई, उसको पुलिस वाले पकड़ के ले गए थे, फिर उसकी मौत हो गई, तो लोग मानेंगे ना कि यहां पुलिस कस्टडी में मौत हो जाती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मौन हो जाती है। क्या वो हिंदू नहीं थे दोनों के दोनों? बड़ा राजनीति करते हो आप, लेकिन वहां आवाज नहीं निकलेगी क्योंकि वहां राजनीति नहीं सद रही है ना, वहां जाति धर्म की राजनीति सद नहीं रही है, तो कैसे बोलोगे? यही लोग है ना जो बिहार में 37 लोगों की मौत हो गई थी, जहरीली शराब पीने से 37 लोगों की मौत हो गई, 7 लोग की आंख की रोशनी चली गई थी, लेकिन बीजेपी के नेताओं के मुंह से एक शब्द नहीं फूटा। मानेंगे ना लोग कि भारतीय जनता पार्टी कैसी राजनीति करती है, कि ये सिर्फ नफरत की राजनीति को बढ़ावा देती है, लेकिन लोगों के मौत हो जाती है उस पर मौन हो जाती है, इसलिए लोग मानेंगे। आने वाले चुनाव में आप देखना, इंडिया गठबंधन मजबूती से महाराष्ट्र में चुनाव लड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी को हम मिलकर सभी हराएंगे। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी को हराना है हम मिलकर हरा रहे हैं, और हमारी रणनीति ऐसी होगी कि भारतीय जनता पार्टी की कहते हैं ना जमीन से उनके पैरों के नीचे जमीन खींच ली जाएगी और धड़ाम से नीचे गिर जाएंगे, उन्हें पता भी नहीं चलेगा। वो इंडिया गठबंधन में की तरफ उंगली उठाए देखते रहेंगे, इंडिया गठबंधन में कुछ गड़बड़ हो रहा है, तब तक पता नीचे से जमीन खसक गई और वो अजय आलोक जी, अखिलेश जी कांग्रेस को यूपी में ठेंगा दिखा देते हैं, लेकिन अलायंस बिल्कुल ठीक चल रही है। और वहां महाराष्ट्र में अबू आजमी जी कह रहे हैं कि धोखा दे दिया हमको कांग्रेस पार्टी ने, लेकिन यहाँ सब कुछ ठीक है। ये तो शोले वाली डायलॉग बात हो गई ना जो अमिताभ बच्चन कहते थे। अजय आलोक जी जवाब दीजिए। कैसे हो जाते हो कि दिवाली की शुभकामनाएं देने में भी आप बोलने लगे? अरे नविका जी, ऐसा है ना कि जिनको अपने पैर के होने का एहसास ही नहीं है, वो दूसरे के पैर के नीचे की धरती खींच रहे हैं। दिक्कत यही है, अपने पैर कब के उखड़ गए, अपने पैर जमाने की चिंता नहीं है, दूसरे की हैसियत गिनवा रहे हैं। देश के अरे एक शेर आपके लिए, को दीपावली घुटनों के बल घिसकता है ये कुफ्र, मुझसे मेरी हैसियत पूछ रहा है। दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। अरे सुनिए, अभी आप जबरदस्ती हिंदू मुस्लिम ला रहे हैं, आप जबरदस्ती हिंदू मुस्लिम ला रहे हैं, आपकी हालत बहुत खराब है, ठीक है ना? और आपके अबू आजमी साहब जो है 9 सीटों पर लड़के वहां कोई डंका नहीं बजाने वाले हैं, वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि 9 में से 6 जितवा दो, फिर बताता हूं मुसलमानों का कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। ये अबू आजमी के बोल हैं।
और कांग्रेस को तो आपने हैसियत दिखाई दी उत्तर प्रदेश में 9 के 9 पे ठेंगा दिखा के। अभी बोलेंगे आपको महाराष्ट्र में अखिलेश कहां से आ गए। अगर हिम्मत है तो जाके प्रचार कीजिए ना वहां इंडिया गठबंधन का। भाई मोहित पांडे की उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का प्रचार कीजिए ना। बोल नहीं पा रहे हो क्या? इंडिया गठबंधन का प्रचार कीजिए महाराष्ट्र में। क्यों नहीं जा रहे? कब जा रहे हैं क्या? नहीं जाएंगे कि नहीं प्रचार करने? नहीं था क्या प्रचार करने कब जाएंगे? मोहित पांडे हिंदुस्तानी नहीं था। लॉ एंड ऑर्डर की बात भदौरिया जी, पीने से मौत होगी, नहीं बोल पाओगे। मत बोलिए। गलत लॉ एंड ऑर्डर की बात जब समाजवादी पार्टी और आरजेडी करती है ना तो पूरा देश हंसता है। पूरा देश हंसता है भैया। पानी अरे पूरा देश हंसता है आप लोग को जब आप लोग लॉ एंड ऑर्डर की बातें करते हैं। लोग की क्या होती है इनको? अरे पानी पिलाओ नहीं भदौरिया, हरा कुर्ता पहन के ऊपर नीचे कूदते रहिए, आपका और कोई काम नहीं है। चलिए सफेद झंडा आपके बीच में मैं फहरा देती हूँ। लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, हरियाणा के चुनावी नतीजों के बाद क्या आपको लगता है जो इक्वेशन लोकसभा चुनाव के बाद निकल कर आया था वो थोड़ा हिला है? क्योंकि हरियाणा में ही हार नहीं हुई, जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस का प्रदर्शन जिस तरह से रहा, उन्हें ठेंगा तो ओमर अब्दुल्ला ने भी दिखा दिया वहां। उत्तर प्रदेश में अब सीट बंटवारों के बीच में अखिलेश यादव ने दिखा दिया, अबू आजमी को वहां पर कांग्रेस ने दिखा दिया। तो क्या ये अलायंस सही चल रही है? और सबसे बड़ी बात, पलड़ा किसका भारी है और किसका नेशनल पॉलिटिक्स में रुतबा बढ़ रहा है या घट रहा है? नविका जी, सबसे पहले तो सभी लोगों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं, सुख समृद्धि सबकी बनी रहे। राजनीतिक दलों के लिहाज से देखें तो ज्यादा बड़ा संकट अभी इस गठजोड़ के लिए है जिसकी अगुवाई राहुल गांधी कर रहे हैं। ये अखिलेश यादव के लिए कोई बहुत बड़ा संकट नहीं है, दूसरे लोगों के लिए बहुत बड़ा संकट नहीं है, राहुल गांधी के लिए बड़ा संकट है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? राहुल गांधी की छवि दुरुस्त करने के लिहाज से जो हरियाणा को माना जा रहा था कि केक वॉक हो जाएगा, मातूराम की जलेबी की फैक्ट्री भी लगने वाली थी, वहां जो हार मिली उसने राहुल गांधी को परिदृश्य से लगभग गायब कर दिया। जो बार्गेनिंग टेबल है उस पर इतना कमजोर कर दिया कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी लड़ ही नहीं रही है। वो कह रहे हैं कि अच्छा ठीक है हम ही लड़ेंगे, जहां जिसको आना हो आ जाओ। एक तरीका होता कि साथ में बैठते, प्रत्याशी साथ में घोषित करते, राहुल गांधी और अखिलेश यादव कहते कि हमारे ये प्रत्याशी हैं। और ये मैं कई बार कहता हूं कि दोनों के बीच में तालमेल का भयानक अभाव दिखता है। दोनों शायद एक दूसरे को ये आंकते रहते हैं कि मुस्लिम मतदाता किसके साथ है। अब महाराष्ट्र में मालेगांव में जाकर अखिलेश यादव के साथ अबू आजमी बोल देते हैं कि 8 मुस्लिम विधायक हो जाएं तो कोई सामने टिकेगा नहीं, किसको सामने टिकाना है। और कांग्रेस के मंच से ढेर सारे मुस्लिम नेता ये कहते हैं कि अब मोदी को हटाना है, देश को बचाना है, इसके लिए हमारा हीरो तो राहुल गांधी है। ये जो हीरो राहुल गांधी है, ये वाली लड़ाई है। और मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में महायुति, जिसको कई बार हम कहते हैं ना कि शायद एक पहिया उनका भी थोड़ा सा गड़बड़ वाला है, अजीत पवार वाला, जो मानखुर्द से लड़ गए नवाब मलिक। लेकिन रणनीतिक तौर पर देखें तो अणुशक्ति नगर और मानखुर्द ये भारतीय जनता पार्टी के उस प्रयोग का हिस्सा हो सकती है जो शायद उन्हें दिखाएगा कि जहां उनकी गड़बड़ होती है उसमें कैसे वो ठीक कर लेते हैं। सना मलिक और फहद के सामने अविनाश काले शिवसेना के लड़ रहे हैं, ऐसे ही जिस नवाब मलिक के सामने अबू आजमी है, पुरानी लड़ाई है दोनों की मुसलमानों का रहनुमा बनने की। लेकिन इस सब के जो असर की बात करेंगे, राहुल गांधी के ऊपर बड़ा असर पड़ने वाला है, क्योंकि अगर इसके परिणाम सही नहीं आए तो शायद उनके नेतृत्व को लेकर फिर से ये चर्चा होगी कि भैया कितना आप गुब्बारा फुलाएंगे, कितने दिन तक कहते रहें कि नहीं राहुल जी को एक मौका और, ये बड़ा सवाल उठेगा। सबा नकवी जी, स्टेक राहुल गांधी का ज्यादा है और क्या इन चुनावों का असर राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ेगा? क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद एक तरह से बीजेपी कहीं ना कहीं लो बैकफुट पर चल रही थी, फिर हरियाणा के चुनाव आए तो थोड़ा इक्वेशन बदला, सबके सुर सबके तेवर भी बदले। अब कितना दारोमदार फ्यूचर पॉलिटिक्स का इन चुनाव के नतीजों पर होगा? देखिए नविका जी, मैं बात करती हूँ महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की। पिछली बार इन दोनों, एक तो हिंदुस्तान का, सबसे पहले कह दूं सबको दीपावली की शुभकामनाएं। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्टेट है
पॉपुलेशन के हिसाब से, और वो 80 एमपी भेजता है। नंबर 2 महाराष्ट्र। पिछली बार जब यहाँ पे चुनाव हुए तो एनडीए, जब हमने कहा मोदी की गारंटी, जब वही हिंदू मुस्लिम बात हुई कि मंगलसूत्र जाने वाला है, ये सब बीजेपी के, आपका चैनल दिखा रहा है मोदी जी 8 रैली, उनकी 10 रैली, उनकी 20 रैली, लेकिन जब पिछली बार यहाँ पे वोटर का टेस्ट हुआ तो बीजेपी को झटका लगा। यूपी में सबसे बड़ा झटका लगा। यूपी में वो समाजवादी पार्टी एक क्षेत्रीय पार्टी से भी नीचे चली गई। महाराष्ट्र में भी झटका लगा। अब वहां पे एक जगह बाय इलेक्शन हो रहे हैं, तो ईमान की बात तो ये होगी, हरियाणा में जरूर कांग्रेस की कॉम्पिटेंस पर सवाल उठते हैं। मैं नहीं जानती कि इन चुनावों का परिणाम क्या है। एक बात तो, लेकिन आप बार कह रही हैं मोदी मोदी मोदी, लेकिन जो हुआ है हरियाणा में वो है संघ, काडर, सैनी जी की इमेज और मैनेजमेंट जो संगठन में है। आप लोग लेकिन हर चीज का आप मोदी जी को लेकिन आप लोग ने कभी नहीं कहा जब वो मोदी की गारंटी 400 पार, आप लोग सब कह रहे थे 300 से तो ऊपर जा ही रहा है। हम बेचारे बैठे हुए कह रहे थे, आप स्टूडियो में भी दिया 240 पे अटक रहा है, लेकिन फिर भी आप लोग सब कह रहे थे 300 पार। उसमें तब मोदी जी को किसी ने कुछ नहीं कहा। आज हमारे यहाँ हिंदुस्तान, इस मुल्क में सिंगल पार्टी रूल नहीं बचा है। और तो ईमान की बात यह है कि महाराष्ट्र, पिछली बार जब वहां के वोटर से पूछा तो एनडीए नीचे गिरा, और जब यूपी में पूछा तो भाजपा नीचे गिरा। अब देखते हैं क्या होता है। ये तो लोकतंत्र का ये चमत्कार है, तो हम लोग देखते हैं। लेकिन ये मानना कि सब मुसलमान के पे ही वही मान के चले थे, क्योंकि हर्षवर्धन त्रिपाठी ने सिर्फ मुसलमानों का नाम लिया, उनका दिमाग ही ऐसे चलता होगा। उन्होंने ना तो एनसीपी की बात की, ना शिवसेना की बात की, ना महाराष्ट्र की बात की। उन्होंने मुसलमान, ये मुसलमान अबू आजमी, आप उनका डिकोड करिए, जो मेंटल साइकोलॉजी है वो डिकोड करिए। तो अबू आजमी का भी तो मेंटल साइकोलॉजी डिकोड करिए ना। उन्होंने कहा कि 8-9 मुसलमान हो जाएंगे। 4 लोग बोल सकते हैं मुस्लिम मुस्लिम मुस्लिम, कह सकते हैं मुस्लिम मुस्लिम मुस्लिम, चल सकता है ऐसे ही, रेटिंग्स भी बढ़ जाएंगे। हम लोग सब कह सकते हैं, और मैं बोलती रहूंगी जो मैं बोलूंगी कि आपके दिमाग में से पूरा, आप ये बताइए, जहां मोदी जी ने ऐसे भाषण दिए, क्या बीजेपी को फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? सीधी बात है, मैं सीधा सवाल, हमें जो डेटा हमने देखा नुकसान हुआ। लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, सभा जी ने एक सवाल उठाया है, और इस सवाल का जवाब होना चाहिए। नविका जी, मैं तो बार बार कहता हूं ना कि अच्छा है कि सब कुछ खुलकर बात हो। बिल्कुल, मन में लड्डू फूटने से अच्छा है सामने सामने लड्डू फूटे। और अबू आजमी ने जो बोला है वो कोई हमने थोड़ी ना अबू आजमी के मुंह में डाल दिया था, मोदी जी ने बोला, ये कोई हमने थोड़ी ना हारून नदवी के मुंह में डाल दिया जो कह रहे हैं। अब सभा जी, मैं आप बोल रही थी तो मैं चुप था। आप तो कम से कम ऐसे न करिए, आप तो नेता नहीं है। जब राजनीति में जाना हो तो बात अलग है। हम लोग तो एक दूसरे को शांति से सुन सकते हैं। उत्तर प्रदेश को लेकर भी जिन सीटों पर मुस्लिम बहुल है उसकी कैसे बात की जाती है, और आप टीवी पर बैठती हैं तो कभी आपने हिंदू मुसलमान की बात ऐसे की क्या? आप तो जातियों में बांट कर करती हैं। तो आप वो कौन सा फॉर्मूला, आपका मेंटल साइकोलॉजी डिकोड करनी चाहिए। और प्रियंका को गाजा पर इतनी पोस्ट लिखने की क्या आवश्यकता थी? वो किसको अपील कर रही थी? कर्नाटक के चुनाव में पीएफआई पर उस वक्त बैन लगा था, तो बजरंग दल पर बैन ये कांग्रेस के घोषणा पत्र में क्यों होना चाहिए? किसको अपील कर रहे थे? आप लोग ये जो फ्रॉड सेकुलरिज्म करते हैं, कब तक देश को भरमाने की कोशिश कीजिएगा? और आप कह रहे हैं कि अब सिंगल पार्टी रूल नहीं है। आपको थर्ड टर्म की एक गवर्नमेंट जो प्री कोलिशन है, ये कोई ऐसा नहीं कि पोस्ट पोल है, प्री पोल कोलिशन है, लेकिन आप उसको मानने को तैयार नहीं। मेंटल साइकोलॉजी आपकी डिकोड होनी चाहिए। इस तरह का फ्रॉड सेकुलरिज्म ये बंद कीजिए। ये फ्रॉड सेकुलरिज्म देश समझ चुका है। फॉर्मूला बरकरार, जवाब दे दूं। चलिए जी, दीपावली की शुभकामनाएं। हिंदू खतरे में और सिंगल पार्टी रूल ही चल रहा है। हर्षवर्धन जी, मैं आपको भी नहीं, सवाल नहीं, मैंने तो कहा ही नहीं कि हिंदू खतरे। मैं तो सामान्य बात कह रहा हूं कि मुसलमान नेता कह रहे हैं कि उनको राहुल गांधी उनके हीरो हैं। मुसलमान नेताओं के, मुसलमानों के हीरो राहुल गांधी, इसमें गलत क्या है? बातें करते हैं
छी छी छी, अबू आजमी ने ये कह दिया, उसने कह दिया, वाह छी छी छी। लेकिन क्योंकि ये मुसलमान, मैं आपकी सोच से, यही तो है, ये बहुत सिंपल फॉर्मूला है इसका। अरे छीछी तो आप कर रही हैं, आपको करना चाहिए, अच्छा एक कर रही हैं। मैंने आपसे सवाल किया था, क्या जहां नरेंद्र मोदी ने कहा ये सब जो उनकी भाषण लोकसभा में, क्या मोदी की गारंटी हम आपको मिली? क्या नहीं गिरी? क्या आप मानते थे 400 पार, आप मानते थे 300 से ऊपर? हुआ क्या? क्या नहीं मोदी हुआ। आपको लग रहा है सिंगल नहीं, वो नहीं हुआ, और ये सबने उस वक्त डिबेट में कहा था। नहीं, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही। सबा नकवी जी, आप बार बार कह रही हैं कि मोदी जी मोदी ने जो 400 का नारा दिया था, वो नारा हार या कम सीटों का कारण बना, ये सबने कहा था तब। इसमें कहां कोई डिबेट है? लेकिन उसको आप हिंदू मुस्लिम से जोड़ रही हैं, मुझे नहीं समझ आ रहा। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, जनता टीडीपी है, सिंगल पार्टी रूल नहीं है, ये फैक्ट। देखिए नविका जी, मैं यही कह रहा हूं कि ये हमने जब कहा था तो हम लोग साथ ही डिबेट में थे, तो मैं ये भी बता रहा था कि उत्तर प्रदेश में इन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की अपनी मुश्किलें हैं। लेकिन 240 अगर थर्ड टर्म में कोई गवर्नमेंट आ रही है और उसके बावजूद सबा नकवी को नहीं दिख रहा है, तो इनकी मेंटल साइकोलॉजी डिकोड की जानी चाहिए कि नरेंद्र मोदी कितना चिढ़ा रहे हैं इन लोगों को। और क्यों हिंदू अगर कहीं इनको शब्द सुनाई देता है तो वो ठीक है, गड़बड़ हो जाता है उस तरह से, क्योंकि इनको लगता है कम्युनल हो गया। मुसलमान जब हो रहा है तो उनको वो ठीक लगता है, मुस्लिम एक साथ वोट करे। सवाल यही है। लेकिन इस डिबेट से निकल कर आते हैं, और सबा नकवी जी, मैं इतना करूंगी कि वहां 303 से 240 हुए, और उसका बड़ा कारण था जो नारा था 400 पार, और इसकी खुलकर बहुत डिबेट हुई है। और मुझे नहीं लगता इस पर किसी ने भी कोई इकोनोमाइज किया है कहने के लिए कि ये नारा शायद बीजेपी के लिए काम नहीं किया। लेकिन अबू आजमी, ये बात भी सही है कि अबू आजमी के शब्द उनके अपने हैं, किसी ने उन्हें नहीं कहा ये कहने के लिए, पर उन्होंने कहा, मालेगांव में कहा, और अखिलेश यादव उनके साथ थे। आपको सुना दूं जो कुछ आपके मुख्यमंत्री यूपी वाले कहते हैं। मेरा मन नहीं है इन चीजों में, क्योंकि मैं बार बार कहती हूँ मैं हिंदू मुस्लिम बहस में नहीं आती। आपके मुख्यमंत्री आपके भी हैं, मेरे भी हैं, पर हाँ, ये हिंदू मुस्लिम डिबेट नहीं है। मैं बिल्कुल इलेक्शन एनालिसिस पर रहना चाहती हूँ, हिंदू मुस्लिम पर नहीं जाना चाहती। आपके मुख्यमंत्री, मेरे मुख्यमंत्री, सारे मुख्यमंत्री हमारे हैं, देश के प्रधानमंत्री हमारे हैं। कम से कम इसमें विभाजन ना हो तो सही है। लेकिन अजय वर्मा जी, मैं वापस इलेक्शन पर आती हूं, और इलेक्शन में क्या ये सही नहीं है कि कहीं ना कहीं कंपटीशन बढ़ा है? इंडिया अलायंस के घटक दलों में भी बढ़ा है। अगर मैं कह रही हूं कि 7 सीटों पर फ्रेंडली फाइट है, कोई नामांकन वापस ले लेगा तो उसका डिबेट उस दिन करेंगे, लेकिन 7 सीटों पर कहीं ना कहीं खींचातानी अभी भी चल रही है। जो सिंबल की बात हुई उत्तर प्रदेश में, और जो अबू आजमी जी ने आज 9 कैंडिडेट्स अनाउंस किए हैं महाराष्ट्र में, ये तो सबकी आंखों के सामने है। कहीं ना कहीं चैलेंज नहीं है क्या कांग्रेस को अपने ही अलायंस पार्टनर से? ना उद्धव ठाकरे मानना चाहते हैं कि सिर्फ कांग्रेस का ही हाथ होगा मुख्यमंत्री देने में, ना अखिलेश यादव मानना चाहते हैं। ये तो सही बातें हैं या नहीं? देखिए नाविका जी, ये कंपटीशन का युग है, और कंपटीशन होना अच्छी बात है, कंपटीशन से लोग निखर के आते हैं। लेकिन आप अबू आजमी की बता रही हैं, और अबू आजमी देश के प्रधानमंत्री कोई बात कहते हैं और अबू आदमी कुछ कहते हैं। ना तो वो किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और ना किसी विधायक हैं, विधायक और भी लोग हैं। अबू आदमी और प्रधानमंत्री की तुलनात्मक उदाहरण। मित्रों, अब की बार 400 पार मोदी की गारंटी है। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि हमको महाराष्ट्र की जनता का आशीर्वाद मिला हुआ है। वहां के देवतुल्य वोटर ने इस दीपावली पर यह तय कर लिया है कि हमें राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे और अजीत पवार, जिसने अजीत पवार जैसा टूट के शरद पवार से गए, तो और सारे वहां का वोटर शरद पवार की तरफ आ गए हैं और जुड़ के हमें जिताएंगे। लेकिन एक बात मैं अभी थोड़ी देर पहले मैं आपकी डिबेट में सुन रहा था कि भाजपा की तरफ से, भाजपा के प्रवक्ता तो होते ही होते हैं, लेकिन
सम त्रिपाठी को बीजेपी प्रवक्ता कभी नहीं बनाएगी, चाहे उनका कितना ही अघोषित एजेंडा घोषित लेके आ जाएं और कितना ही हिंदू मुस्लिम का एजेंडा ओबीसी की तरह चला लें। ये देश में चलने वाला नहीं है। लोग समझ चुके हैं 14 से लेके 24 तक। वो प्रवक्ता नहीं बनने वाले हैं। वो अगर पत्रकारिता करें अपनी तो लोग खुश होंगे। पत्रकारों का एक सम्मान होता है। प्रवक्ता तो सम पुणे वाला भी आए थे, बन गए हैं पत्रकार से। प्रवक्ता तो सम भंडारी भी बन गए हैं और प्रवक्ता तो नाबका जी आपके चैनल से भी अभी कोई बनने जा रहा है। ये भी आपको सूचना बता दूं मैं कौन बनने जा रहा है, ये बाद में बता दूंगा। तो मेरा कहने का मकसद ये है, हम झारखंड का तो आप चर्चा ही नहीं कर रही हैं। झारखंड भी हिंदुस्तान का एक स्टेट मेरे है। चैनल से बल्कि मेरे ग्रुप से एक प्रवक्ता बहुत पहले कांग्रेस में भी जा चुके हैं। तो कम से कम आप मुझे ये वाला पाठ ना पढ़ाएं तो बेहतर रहेगा अजय वर्मा जी। और वो तो चीफ वीफ बन गई हैं कहीं की, तो वो देख लीजिएगा कांग्रेस पार्टी में क्या हो रहा है। ठीक है, बाकी आपकी नसीहत सर आंखों पर। लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी का नाम लिया, हर्षवर्धन त्रिपाठी। हमारी रणनीति है कि सबसे पहली बात तो ये कि अगर मुझे प्रवक्ता बनना होगा या राजनीति करनी होगी तो खुलकर करूंगा, तब ये काम मैं बंद कर दूंगा। लेकिन मैं पत्रकार के तौर पर अति प्रसन्न हूं और मुझे मजा आता है जब कोई नेता इस तरह से तिलमिला जाता है, उसको मेरे सवालों का जवाब नहीं सूझता। और अगर मेरे कहने से इतनी चिढ़ हो जाती है तो मुझे लगता है कि पत्रकारिता बिल्कुल ठीक मैं कर रहा हूं और ईश्वर न करे कि मुझे कभी किसी नेता से ये सर्टिफिकेट लेना पड़े। कभी नहीं। ये होगा तो उससे अच्छा पत्रकारिता न करूं अगर अजय वर्मा जैसे लोगों से मुझे पत्रकारिता सीखनी पड़े तो। पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि क्या इस देश में, और मैं तो ये कह रहा हूं ना कि कांग्रेस पार्टी को मुसलमानों ने एक मुश्त वोट दिया। कर्नाटक, तेलंगाना, साफ साफ दिख रहा है कि जो क्षेत्रीय दलों में वोट गया था ओवैसी और केसीआर मिलकर भी नहीं ले पाए। एक मिनट, दर्शकों के भी सवाल है। मधुर रंजन का भागलपुर बिहार से सवाल है। खींच कर ही सही इंडिया गठबंधन चल रहा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। हर्षवर्धन जी के सवाल है कि इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? क्या कांग्रेस सूत्रधार है इसलिए इंडिया अलायंस चल रहा है, या फिर मोदी को हराने की सनक सिर चढ़कर बोलती है? हर्षवर्धन जी, दर्शक का सवाल आपसे है। नहीं, मुझे लगता है इसमें कोई भ्रम नहीं है। ये बिल्कुल कोई एक दूसरे के साथ एक दिन न रहे। इनको नरेंद्र मोदी का डर और नरेंद्र मोदी के सामने ये जनता को जोड़ने का कोई रास्ता नहीं खोज पा रहे। इसीलिए एक दूसरे के खिलाफ इतने अपशब्द, इतनी खराब बातें कहने के बावजूद ये एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे को खत्म करने के चक्कर में लगे रहते हैं। और कांग्रेस का नुकसान तो क्षेत्रीय दलों ने किया है, ये बहुत अच्छे से पता है उनको। तो ये कोई भ्रम नहीं, सिर्फ मोदी के डर से ये लोग एक साथ हैं। प्रभा चतुर्वेदी का गोरखपुर से सवाल है। एक चुनाव के नतीजे के बाद राहुल गांधी और पूरा विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी और एनडीए को कमजोर बताते नहीं थक रहा था। अब अगर महाराष्ट्र झारखंड में हारे तो खुद के लिए यही कह पाएंगे? अनुराग भदौरिया जी, जवाब दीजिए। देखिए, आपके प्रोग्राम में आधे समय तक हर्षवर्धन त्रिपाठी बोलते हैं, जो घोषित बीजेपी प्रवक्ता है, अपने आप को पत्रकार बताते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। हाँ जी, सही आप ही कह रहे थे फ्रॉड सेकुलरिज्म बता रहे थे ना, तो फ्रॉड आगे क्या होता है आप समझ जाइए। आप एक बार भी मोहित पांडे की बात नहीं बता पाए कि उसकी लॉकअप में डेथ हो गई, कैसे डेथ हो गई। हिम्मत नहीं है आपकी, क्योंकि आप चापलूसी में लगे हैं सरकार की। आप मोहित पांडे की बात बोली आपने, उत्तर प्रदेश के अंदर लॉकअप में जिसकी मौत हुई। आपने एक बार भी जो वहां पे क्या कहते हैं बिहार में 37 लोगों की मौत हुई, एक बार भी आप बोले? नहीं बोले ना। एक बार अमन गौतम को लेके आप बोले? नहीं बोले ना। एक बार भी आप बोले सिंधु अजीत पवार आपस में क्यों लड़ रहे हैं आमने सामने? नहीं बोले ना। ऐसी चापलूसी, इतना गिर जाओगे, पत्रकारिता को इतना नीचे गिरा दोगे कि एक तरफ चलोगे दूसरी तरफ चलोगे ही नहीं। अनुराग झूठे, वहां पे अजय वर्मा जी झूठे, सावा नकवी झूठे, 3 लोग झूठे, आप सच हो। कमाल की बात कर रहे हो आप त्रिपाठी जी, शर्म आती है मुझे आपसे। तो ये बात सही है। आदमी है, इतनी चापलूसी में गिर जाओगे। काय के पत्रकार हो आप? कौन से पत्रकार हो आप? कहां पत्रकारिता आपकी? सारा दिन ये बात सही है। सारा दिन टीवी में बैठे। मैं कहता हूं मुझे तो बड़ा आनंद आ रहा है, सपा कांग्रेस के लोग ऐसे टूट पड़ रहे हैं, इससे आनंद की बात नहीं। मोहित पांडे की बात नहीं बता पा रहे हो, एक बार आप सही मुद्दा नहीं। अनुराग भदौरिया जी, चलिए, आपने सवाल उठाया, वो जवाब देंगे। लेकिन थोड़ा सा आपको भी याद दिला दूं, बंगाल में आरजी कर में जो हुआ था शायद आपको भी नहीं याद रहा होगा।
आपने भी कोई मुद्दा नहीं उठाया था, लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी से आपने सवाल उठाए। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी जवाब से बीजेपी की नीचे ना हो पाए, आप बंगाल चले गए, कमाल है भाई। नविका जी, ये प्रवक्ताओं की सबसे खराब आदत है और इनको कुछ नहीं सूझता तो संघी है, भाजपाई है, ये कह के खत्म हो जाते हैं। लेकिन देश के लोग देख रहे हैं कि कितनी बेशर्मी से प्रवक्ता उस विषय को छोड़कर दूसरे सारे विषय पे जा रहे हैं। अगर अभी आपके इस शो में जो विषय है उस पर बात कर रहा हूं मैं, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के उपचुनावों की बात हो रही है, और जिन विषयों पर जब बात होती है मैं तो उसी पर बात करता हूं। लेकिन चूंकि अनुराग भदौरिया और अजय वर्मा जैसे लोग, और मैं इनको गलत नहीं मानता, ये ठीक काम कर रहे हैं, इनको अपनी पार्टी का बचाव करना है, मुझे किसी का बचाव थोड़ी ना करना है। ये चुनौती इनके सामने है कि कैसे ये अपनी पार्टी में अपना चेहरा चमका कर रखें। पत्रकार के तौर पर मुझे देश के लोगों की चिंता है, इनकी चिंता कतई नहीं। पत्रकारिता नहीं होती। सौरभ सिंह का रायगढ़ छत्तीसगढ़ से सवाल है, हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है? एक पक्ष खुलकर वोट जिहाद, 8 मुस्लिम एमएलए चाहिए, ये सारी बातें करता है, तब क्या ये हिंदू मुस्लिम विभाजन नहीं है? रोहन बिलासपुर से पूछ रहे हैं, अभी तो महाराष्ट्र में योगी की डिमांड हो रही है, जब सीन में मोदी आएंगे तब फाइट इंटरेस्टिंग होगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में जो महाराष्ट्र में हुआ, क्या उस रिजल्ट को मोदी बदल पाएंगे? सभा जी, आपको क्या लगता है? सभा जी इसका जवाब दे, उससे पहले मैं अजय आलोक जी से भी पूछूंगी। अजय आलोक जी, क्या हिंदू मुस्लिम एक पक्ष करता है? आपकी तरफ से तो कई बयान ऐसे आते हैं और इसका ब्यौरा कई बार विपक्ष ने दिया है, आप भी तो जवाब दीजिए। मुझे कोई शर्म नहीं है ये बोलने में कि भारतीय जनता पार्टी इस देश में सबको एक नज़र से देखती है, लेकिन विपक्ष जो है उसका चश्मे का रंग अलग हो जाता है, और खासकर जब हिंदुओं की बारी आती है। ताज़ा उदाहरण दे देता हूं, तेलंगाना में 144 लगा दिया गया कल से, धनतेरस से लेके अगले छठ के बाद तक। क्यों? मौलाना तौकीर रहमानी बोल रहे हैं दिवाली ऐसे मत मनाओ, वैसे मत मनाओ। क्यों? हम किसी को बोलने जाते हैं क्या कि बकरीद कैसे मनाओ और ईद कैसे मनाओ? हिंदू चेतना जगाना अगर गलत बात है तो 1000 बार ऐसी गलती हम लोग करेंगे। मोदी कर रही थी सभा जी कि मोदी जी पे कोई कुछ नहीं बोलता है। कौन है मोदी? 2002, 2007, 2012, 2014, 2019, 2024, एक नेता का नाम बताइए जो 6 चुनाव अपने नाम पे जीत के लाया हो। याद है कोई नेता नाम? जवाहरलाल नेहरू भी 6 चुनाव नहीं जीत पाए थे, और उनको आप कंपैरिजन कर रही है कि वो क्या बोलते हैं, उत्तर प्रदेश में हम समाजवादी से जैसे क्षेत्रीय पार्टी से पीछे हो गए। अरे उत्तर प्रदेश में हमसे लड़ता कौन है समाजवादी के अलावा? कांग्रेस के वजूद है, अस्तित्व है कांग्रेस का, लड़ेगी कहां से हमसे? और इसलिए हारे उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में। सभा जी, आप भी जानती हैं कि नैरेटिव फैलाया गया कि आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, संविधान बदल दिया जाएगा, तो काट की हांडी तो बार बार चढ़ेगी नहीं ना। उसी हरियाणा में जहां से जाटलैंड के जैसे 13 जाट हमारे जीत के आ गए, बदल दिया संविधान, बदल दिया आरक्षण। झूठ बोल के एक बार आप बहला सकती हैं, बार बार नहीं ना बहलाइएगा। मानते हैं हम कि नैरेटिव के चक्कर में हम फंसे, हमारा नुकसान हुआ, लेकिन हम 24 घंटा काम करने वाली पार्टी है, संगठन की पार्टी है। हमने लोगों को समझाया, लोग हमारी तरफ मुखर हो रहे हैं। आप कहती हैं कि शिवसेना की बात नहीं करती, एनसीपी की बात नहीं करती। क्यों बात करें भाई शिवसेना एनसीपी की, शरद पवार की क्यों बात करें? शरद पवार के करप्शन पे यूपीए के टाइम में कितनी बार डिबेट्स हो चुकी हैं? एक बार हुई हैं। वो सो कॉल्ड फेमस चीनी घोटाला की चीनी का दाम बढ़ने वाला है 23 रुपए से 35 रुपए किलो, और इंटरनेशनल बॉर्डर्स में खड़ा है चीनी 2 लाख मेट्रिक टन। ये घोटाला याद आया आपको? आप थी उस डिबेट पे। खैर, करप्शन पर तो आप नहीं कहें, अजीत पवार पर भी आपने कई इल्जाम लगाए थे, लेकिन अजीत पवार आज आपके साथ बैठे हुए हैं, तो अजीत पवार पे हमने करप्शन का मुद्दा तो आप छोड़ दें अजय आलोक जी। लेकिन आपने सबा नकवी जी से सवाल पूछे हैं, तो सबा नकवी जी को जवाब देने का भी पूरा मौका दूंगी। सबा नकवी जी, जवाब दीजिए। ये जवाब ऐसी बातों का देना नहीं है, लेकिन मैं कह सकती हूँ घोटाले की आप बात कर रहे हैं, अडानी का भी घोटाला है, महाराष्ट्र में भी उठाया गया है। सारी जमीन घोटाले नहीं, एक नेता बताइए ना जिससे 6 चुनाव जीते हो लगातार अपने नाम पे। और वो आपकी कौन 6 चुनाव जीते? एक नेता का नाम बता दीजिए। अभी आप मोदी कह रही थी कि हम लोग मोदी की बात नहीं करते हैं। तो नवीन पटनायक जीत गए थे। अगर नवीन पटनायक की पार्टी इतनी बुरी तरह 2002, 2007, 2012, 14, 19, 24। देखिए अजय जी, यूपी में आप क्षेत्र पार्टी से हारे,
आप हारे, आपके नंबर कम हो गए हैं। आप जानते हैं ना ये फैक्ट कि अभी कोलिशन की सरकार तो हमारे नंबर कम हो गए तो हम हार गए। आपके पुराने हमारे पार्टी नंबर शायद कम हो आप गए तो हम जनता हार दल में गए। थे। कोलिशन की शायद सरकार, जब कोलिशन जनता दल बना में के थे, चुनाव ही लड़ा तो था आपकी भाई। पार्टी थी कि नहीं? वो अगर चुनाव कोलिशन लड़ा के ही चुनाव लड़ा था हमने। तेलुगुदेशम हट जाए, क्या मोदी प्रधानमंत्री रहेंगे? सीधा सवाल है, ये टेक्निकल सवाल है, आइडियोलॉजिकल। ना तो बोलिए, मुस्लिम हटा ना दीजिए ना। हिंदू। इसी को तो ना। राजनीति कहते हैं। लेकिन- राहुल गांधी को अगर इतनी राजनीतिक समझ है तो बोलिए कि हमारे सहयोगी हमसे ले ले, मैं सीधा सरकार सवाल गिर पूछ जाएगी। रही हूँ। राहुल आपकी गांधी की पुरानी पॉलिटिकल समझ पार्टी इतनी है तो ये की काम नीतीश करते क्यों नहीं है? कुमार मना किसने की किया वो है? पार्टी अगर वो हट जाए, अगर चंद्रबाबू नायडू हट सबा जाए, नकवी जी यूपी में समाजवादी पार्टी से कम सीटें बीजेपी की आई हैं, लेकिन क्या ये हार है? और अगर ये हार है तो क्या 99 सीट जीतने वाले राहुल गांधी की जीत हो गई? और जो शुरू किया था, जहां से अजय वर्मा जी ने कि 234 हमारी और 240 इनकी, इंडिया अलायंस सारी पार्टियां मिलाकर 234, बीजेपी अकेली 240, कंपैरिजन तब ठीक था, तब किसी ने उंगली नहीं उठाई। लेकिन ये सवाल इसी बात का है कि महाराष्ट्र, झारखंड, उत्तर प्रदेश और बाकी बाई इलेक्शंस में इस चुनाव में क्या होगा, यही तो जनता पूछ रही है। राजेंद्र का अमेठी से भी यही सवाल है। बीजेपी विपक्ष पर जो भी राजनीतिक हमला करना चाहे वो करे, पर नवाब मलिक पर भी तो कोई जवाब दे। सिर्फ प्रचार नहीं करने से क्या होगा, ये सवाल पब्लिक पूछेगी और ये सवाल दोनों तरफ से आएंगे। बहुत बड़ा दांव लगा हुआ है इंडिया गठबंधन का भी, बीजेपी का भी। इन चुनावों में कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये तय करेगा अगले कम से कम 2 साल की राजनीति। कौन जीतेगा, किसका पलड़ा भारी, कौन आगे आएगा और कौन किस तरह से अलायंस चलाएगा, इन सभी सवालों का जवाब मिलने वाला है 23 नवंबर को जब चुनावी नतीजे आएंगे। लेकिन आज हम सब की तरफ से आप सबको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। बस सुख समृद्धि आपके घर रहे, चाहे पैनल में नोक झोंक होती रहे, हम दुआ सबके लिए यही करेंगे कि हम खुश रहें, आबाद रहें, समृद्धि रहें। आज बस इतना ही लेती हूं आपसे इजाजत। नमस्कार।